बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड के लिए आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको उत्तराखंड जीके प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम है यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स। ओके, सो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाके आप जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम में, क्योंकि वहीं पे पीडीएफ वगैरह शेयर होंगी लेक्चर की भी, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स और जो भी डेली अपडेट होता है वो सारा का सारा इस टेलीग्राम के चैनल में आपको मिल जाएगा। ओके ना, तो जाइए टेलीग्राम पे टाइप कीजिए उत्तराखंड जीके 1। ठीक है, यही लोगो दिखा हुआ मिल जाएगा आपको लगा हुआ उस चैनल का, उस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एज यू ऑल नो दैट कि आपके उत्तराखंड जीके सेशन के लिए मैं ही आपका एजुकेटर या टीचर रहने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट मच डिले। तो जैसे आप लोगों को पता है कि कल हमने थोड़ा सा जो टॉपिक कवर किया था वो उत्तराखंड नो योर स्टेट को कवर अप किया था, और हमने ये देखा कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उत्तराखंड की लेंथ और ब्रेथ को हमने काउंट किया कि कितनी है, 358 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। ओके, ये हमने इसको देख लिया। फिर हमने उसके बारे में देखा ये कितने कितने स्टेटों से करता है, यूपी से करता है, आपका हिमाचल प्रदेश से करता है, आपका तिब्बत या चाइना से करता है। ओके, और उसके बाद हमने देखा ये क्या करता है, नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। तो आप लोग जरा सा जब मैप देख रहे हो तो ये मैप जरूर ध्यान रखना कि ये कौन कौन से बॉर्डर कौन कौन से साथ टच कर रहे हैं। देखो, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ करता है आपका तिब्बत के साथ। ठीक है, और पिथौरागढ़ी, चंपावत और उधम सिंह नगर किसके साथ कर रहा है, नेपाल के साथ। इस तरह के बॉर्डर आपको देखने हैं, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल। ठीक है, और देहरादून, आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल आपका, और उधम सिंह नगर किसके साथ टच कर रहे हैं, यूपी के साथ टच कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि कौन से स्टेट के साथ टच कर रहा है। देखो, हमारा उत्तराखंड का अगर मैं कहूँ देहरादून कौन डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट के साथ टच कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ टच कर रहा है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ टच कर रहा है। लेकिन हरियाणा के साथ कभी भी हम बॉर्डर शेयर नहीं करते। मेक श्योर आप ये बात ध्यान में रखो। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के साथ टच करता है और साथ में तिब्बत के साथ टच कर रहा है। ठीक है, और देहरादून हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का टच कर रहा है। बाकी सबसे अगर पूछ जाए तो कितने स्टेट किसी उसके कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के कौन से स्टेट के साथ टच कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के साथ कर रहे हैं 5 डिस्ट्रिक्ट। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बेसिक चीजें हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। ठीक है ना, तो उसमें हमने देख लिया था कि जैसे उत्तराखंड क्या है, पहले उत्तराखंड कौन से पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का भाग है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट क्या है, इसको देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। ठीक है, तीर्थ यात्रा रिलेटेड सेंटर्स हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है देवभूमि। ठीक है, ओके, ऑन द 9th नवंबर 2009 मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे उत्तराखंड क्या हुआ था, 27th ऑफ द रिपब्लिक स्टेट बन गया था, मतलब 27वां स्टेट बना था। और साथ में अगर मैं बात करूँ 11th हिमालयन स्टेट भी था। ठीक है, एंड द हिमालयन 11वां हिमालयन स्टेट था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस था प्री हिस्टोरिक टाइम से, जिसमें मैंने आपको कहा था कुरु कुरु एक क्या थी, कुरु ट्राइब्स थी। ठीक है, जो वैदिक सिविलाइजेशन में हमको मिलती है, ये भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमको देखना है द मेजर डायनेस्टी ऑफ द कुमार एंड गढ़वाल वर द कुनिन्स। ये कुनिन्स अभी हम जब हिस्ट्री कवर करेंगे उत्तराखंड की, देन वी विल कवर ऑल द कुनिन्स। ठीक है, चंदवंश जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑल द डायनेस्टीज वी विल कवर ऑन द लेक्चर व्हेन वी कवर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड। ओके, सो ये हमने देखा कि इसमें बस आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें मेजर डायनेस्टी में थी गढ़वाल और कुमाऊं की, वो कुडिन्स थी। या आप बेसिक चीज ध्यान में रख सकते हैं, और जो क्या थी, प्रैक्टिस करते थे मतलब शिव भगवान की वो करते थे। ठीक है, प्रैक्टिस सिविज्म। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिविज्म का उत्तराखंड में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। ठीक है ना, यहाँ पे विष्णु का और बाकी भगवानों का इतना ज्यादा क्या था, इम्पैक्ट नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, केवल शैविज्म का बहुत ज्यादा क्या था, इन्फ्लुएंस था। तो इससे से रिलेटेड एक यूके पीएससी में भी अभी क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड के लोग में सबसे ज्यादा क्या था, तो शैविज्म था। अगर आप लोग अभी हम टेम्पल्स वगैरह कवर करेंगे, देर विल नो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, फिर हमें मिलता है एक अशोक एडिक्ट। ठीक है, अशोक का अभिलेख हमें मिलता है, कहाँ पे मिलता है, कलसी में मिलता है। ये कल आपको शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो आज ध्यान रख लीजिए। दिस इज वन द ओल्डेस्ट। ठीक है, दिस इज ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस इन उत्तराखंड, जो क्या है, अशोक एडिक्ट है, जो कहाँ है, कलसी। कलसी कहाँ है आपका, तो ये देहरादून में आता है, विकासनगर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये देहरादून में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे प्लेस का नाम पूछेगा तो वो है विकासनगर। ठीक है,
विकासनगर, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलता है, हमें क्या पता चला इससे कि अशोक एडिक्ट, क्योंकि आपको पता है अशोक ने अपने अंतिम समय में आफ्टर द कलिंगा वॉर 363 बीसी के बाद, ठीक है ना, अशोका ने क्या किया था, जब इसने कलिंगा वॉर लड़ी थी, ठीक है, जब इसने कलिंगा वॉर लड़ी थी, ओके ना, तो उसने कब लड़ी थी आपकी कलिंगा वॉर, तो यहाँ लिख देता हूँ, आपके हिस्ट्री में काम आ जाएगा। आफ्टर द कलिंगा कलिंगा बैटल, इसने क्या कहती है, जब कलिंगा वॉर लड़ी थी 261 बीसी में, है ना, वेरी वॉन, बट इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हुआ था, एंड 261 बीसी के बाद जब इसने क्या किया था, कलिंगा वॉर लड़ने के बाद, ठीक है, इसने अशोक धर्म को अपना लिया था बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्त। कौन सा बुद्धिज्म था, उपगुप्ता, ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर इसने क्या किया था, अशोका के क्या लिया था, अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, और इसने फिर देश में अलग अलग एडिक्ट लगाए थे, ठीक है। तो कलिंगा, अच्छा ये भी आपसे पूछा था, कलिंगा वॉर किस कौन से एडिक्ट में मिलता है, तो 13 रॉक एडिक्ट, ठीक है, 13 रॉक एडिक्ट में इसके बारे में कलिंगा बैटल के मिलता है। आफ्टर इसने क्या किया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था गुप्ता से इन्फ्लुएंस होकर, और उपगुप्ता से इन्फ्लुएंस होकर इसने क्या किया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था, और फिर इसने देश के विभिन्न अलग अलग जगहों पे क्या किया था, इसने रॉक एडिक्ट से एडिक्ट लगाए थे, ठीक है। तो उसने एक एडिक्ट हमें कहाँ मिलता है, कलसी में मिलता है, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में विकासनगर के अंदर है, और इससे मुझे हमें ये पता चलता है कि जो उत्तराखंड में था उसका बुद्धिज्म का क्या था, इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस का पता चलता है कि जो बुद्धिज्म था वो उत्तराखंड में था, ठीक है। और ड्यूरिंग द मेडवेल पीरियड, फिर आपको पता है कि बुद्धिज्म जब देश में बहुत ज्यादा आ गया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग गया था उत्तराखंड में, या हमारे इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म जब आए तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गया था, और उसी के चलते आपने क्या किया था, गुरु शंकराचार्य ने हिंदुज्म को रिवाइव करने के लिए क्या किया था, 4 मठों की स्थापना की थी, है ना। तो यही है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म में आया था, तो बुद्धिज्म क्या क्या था उत्तराखंड में, इन्फ्लुएंस का पता चलता है किससे, जो अशोक का एडिक्ट है कलसी में, ठीक है। एंड कॉन्सोलिडेटेड अंडर द कुमाऊं किंगडम, कुमाऊं किंगडम एंड द गढ़वाल किंगडम, एंड द मेल्डर पीरियड रीजन वाज कंसोलिडेटेड अंडर द कुमाऊं पीरियड था, और गढ़वाल किंगडम था, ये हम देख चुके हैं। फिर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है इन 1803, देखो अब जो था ना हमारा जो क्या था, शासन था, वो शासन आपको पता होना चाहिए कि जो शासन था हमारा उत्तराखंड में, वो 2 डिवीजन में था, एक कुमाऊं किंगडम था, एक गढ़वाल किंगडम था। लेकिन सबसे पहले 1791 में, ठीक है ना, 1791 में 1791 में क्या करता जाता है, जो गोरखा रहते हैं, है ना, नेपाल किंगडम से, ये आप लोग थोड़ा सा, बस हम अभी ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बस हल्का हल्का ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले यहाँ तक तो हमें पता चलता है कि कुमाऊं का क्या था, कुमाऊं किंगडम था और गढ़वाल किंगडम थे, और हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पे बुद्धिज्म था, और सबसे ज्यादा सेविज्म का क्या करते हैं, वो करते हैं। लेकिन 1791 में सबसे पहले नेपाल किंगडम ने क्या किया, उत्तराखंड पे क्या किया, अटैक किया, और उत्तराखंड पे अटैक करने के बाद इन्होंने क्या किया, कुमाऊं पोर्शन को जीत लिया। लेकिन ये क्या करे, गढ़वाल किंगडम को नहीं जीत सके। लेकिन क्या हुआ 1803 में क्या हुआ, गढ़वाल में बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप आया, जिससे क्या हो गया, जो गढ़वाल किंगडम था वो थोड़ा सा क्या हो गया, तहस महस हो गया और अनस्टेबल हो गया। उस अनस्टेबिलिटी का फायदा होकर गोरखाओं ने क्या किया, 1803 में दोबारा दोबारा क्या किया, इस पे गढ़वाल पे फिर से अटैक किया, और गोरखा जो एम्पायर था किसका, नेपाल का, उन्होंने क्या किया, 1803 में क्या कर दिया, अटैक कर दिया और इसको जीत लिया, ठीक है, किसको, गढ़वाल किंगडम को भी जीत लिया। लेकिन जो फिर गढ़वाल का राजा था, गढ़वाल का राजा किसके पास गया, ब्रिटिशर्स के पास गया, उसने ब्रिटिशर्स से बहुत टाइम के लिए हेल्प मांगी। फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हो गए, एग्री हो गए, और एग्री हो गई तो उन्होंने क्या किया, फिर आपका 1815 में, ओके, 1815 में इन्होंने क्या कर दिया, देखो बैटल क्या हुई, पहले उन्होंने इसको गढ़वाल से निकाला, किनको, गोरखाओं को, फिर कुमाऊं से निकाला, तो वो बात की जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे तो वहां कवर करेंगे, बस अभी हम यहाँ पे क्या रहे हैं, एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। तो फिर 1815 में क्या किया, ब्रिटिशर्सों ने ब्रिटिशर्सों ने नेपालियों के साथ क्या किया, या गोरखाओं के साथ क्या किया, युद्ध किया, और इनको इसमें हरा दिया, ठीक है ना, और हरा दिया, जिससे क्या हुए, गोरखाओं को कुमाऊं और गढ़वाल दोनों छोड़ना पड़ा, और जो कहलाता है ट्रीटी ऑफ संगोली, ठीक है। तो 1816 में ट्रीटी ऑफ संगोली क्या हुई, साइन हुई। और कई बार आपसे पूछा जाता है ये सगोली कहाँ है, ये संगोली बोल देता है कोई, सगोली बोल देता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हुई अब है कहाँ, ये प्लेस है कहाँ, तो ये अब बिहार में, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखोगे। और 1816 में क्या हुआ, फाइनली 1815 में क्या हुआ, ब्रिटिश और नेपाल के
क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी 1816 में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुई। अब ट्रीटी ऑफ सगोली भी साइन हुई कब, 1816 में। और ये अगर आपसे पूछा जाता है सगोली कहाँ है, तो ये अब प्रेजेंट इंडिया में बिहार में, ठीक है ना। कहाँ पे है ये, बिहार में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हमने ये देखा कि उत्तराखंड का, कल मैंने आपको बता दिया था, उत्तराखंड एक संस्कृत क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जो ड्राइव हुआ है संस्कृत से, जिसका मतलब है उत्तरा मीन्स हो गया नॉर्थ, ठीक है। और लैंड, खंड का मतलब क्या हो गया, लैंड, ठीक है। खंड का मतलब हो गया लैंड, सिंपली इट मीन्स द नॉर्दर्न लैंड। अगर हम बात करें तो उत्तरा का जो जगह है वो है, ठीक है ना। द फर्स्ट मेंशन ऑफ द हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी हमें ये देखने को मिलता है, कंबाइंड ऑफ द केदारखंड एज आई टॉट यू यस्टरडे, ठीक है ना, जिसे हम गढ़वाल बोलते हैं, और मानस खंड बोलते हैं हम कुमाऊं के रीजन को। ये कल मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो उत्तराखंड का है वो बेसिक चीजें हम देख सके थे। एम्बलम वगैरह भी मैंने आपको ढंग से समझा दिया था कि उसमें 4 रिवर होती हैं, प्योरिटी ऑफ वगैरह ब्लू कलर की, इसलिए डिफाइन किया है। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स प्लेड की रोल इन द स्ट्रगल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट बनने के लिए क्या क्या हुआ वो हम चीजें अभी कवर अप करने वाले। तो देखो, सबसे पहले एज अ यूनिट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, कि 1931 में क्या हुआ था, कांग्रेस का क्या हुआ था, एक स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है ना। सॉरी 19 ओके ना, 1938 में क्या हुआ था, एक स्पेशल सेशन हुआ था, जिसमें उत्तराखंड की क्या हुई थी, मांग रखी गई थी। ऑन द 1938 द स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन द श्रीनगर, है ना, जहां से क्या हुई थी, उत्तराखंड को स्टेट की मांग पहली बार उठी थी, ठीक है। द डिमांड ऑफ द मेकिंग उत्तराखंड स्टेट वाज फर्स्ट रेज्ड इन द स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज हेल्ड इन श्रीनगर गढ़वाल इन 1938। ओके, सो यहाँ पे ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडियन इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट हुई थी 1931 में, ठीक है, 1931 सॉरी 1913 में द ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1913 में क्या हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो एक हिस्सा बना था, ठीक है ना, एक यूनिट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1913 में, जिसकी जो नेशनल जनरल कन्वेंशन थी, जिसकी क्या हुई थी, नेशनल जनरल कन्वेंशन, जो आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई थी, वो कहाँ हुई थी, उत्तराखंड में भी, ठीक है, उत्तराखंड में भी। और यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे उत्तराखंड ने, जब उत्तराखंड में होगी तो बहुत सारे उत्तराखंड ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया। और उसी ईयर ऑन द सेम 1930 में एक टमटा सुधारनी सभा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। टमटा सुधारनी सभा क्या हुई, हेल्ड द कन्वेंशन। इन्होंने एक और कन्वेंशन के दिया कि जो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट, जो आपके बैकवर्ड क्लास हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये कन्वेंशन क्या क्या गया, हेल्ड कराया गया था, कि जो यहाँ पे ऑप्रेस्ड पीपल है, ठीक है ना, ऑप्रेस्ड एंड बैकवर्ड पीपल है ऑफ द एरिया, ठीक है, उसके लिए शिल्पीकार महासभा, इस सभा को क्या बोला गया, शिल्पीकार महासभा बोला गया, ठीक है ना। तो 1931 में एक तो क्या हुई, नेशनल जनरल कन्वेंशन ऑफ द आईएनसीवी, जो उत्तराखंड में हेल्ड हुई। और दूसरा क्या हुआ, टमटा सुधारनी सभा थी, उसने एक कन्वेंशन क्या किया, कन्वेंशन स्टार्ट किया या कन्वेंशन हेल्ड किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड एंड द ऑप्रेस्ड पीपल ऑन द एरिया, जिसे बोला गया शिल्पीकार महासभा। ओके, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1961 में, 1961 सितंबर 1961 में एक कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है ना। कुमाऊं परिषद कॉन्स्टिट्यूट होती है या फाउंडेड होती है बाय द सम ऑफ द यंग एंथुसियास्ट नेम्ड एज, इन आपका इनको इन कुमाऊं परिषद का याद रखना है, ठीक है। कुमाऊं परिषद क्या होती है, अल्मोड़ा में बनती है, कब, 1916 में बनती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, तो इन सब का आपको नाम याद रखना है, ठीक है, जिनका मैं येलो से क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। पंडित हरगोविंद वल्लभ पंत, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, उत्तराखंड से एकमात्र हैं जिनको अभी तक क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इन्हीं के ऊपर क्या है, 1960 में, 1961 में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनी है इनके नाम पे, ठीक है। 1961 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है, कहाँ बनी है, पंतनगर में बनी है, ठीक है, पंतनगर में बनी है। और 1957 में, 1957 में ही इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। इन 1957, है ना, इनको क्या मिला है, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला है। और उत्तराखंड के एकमात्र हैं जिनको क्या मिला है, आपका भारत रत्न मिला है, ठीक है, उत्तराखंड के एकमात्र शख्स हैं ये।
ओके। फिर उसके बाद आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे। तो कुमाऊं परिषद बनाने के लिए जिन जिनका नाम है उनको आपको ध्यान रखना है। इंद्रलाल शाह, ठीक है, मोहन सिंह दामरवाल, ठीक है, मोहन सिंह दामरवाल, चंद्रलाल शाह और प्रेम बल्लभ पांडे, ठीक है, भोला दत्त पांडे एंड लक्ष्मी दत्त शास्त्री, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं परिषद को कॉन्स्टिट्यूट किया था। लेकिन ज्यादातर जो नाम जोड़ा जाता है किसका, आपका कुमाऊं परिषद के साथ, वो बद्रीदत्त पांडे आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। बट यू मस्ट नो ऑल द अदर अदर मेंबर ऑफ दिस परिषद ऑल्सो, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकें। तो इन 1916 द कुमाऊं परिषद वाज फाउंडेड by the some of the members were हरगोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह दमरवाल, चंद्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पांडे, भोला दत्त पांडे एंड द लक्ष्मीदत्त शास्त्री, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूट होती है तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इनका ऑब्जेक्टिव था जो, वो क्या था, टू सॉल्व द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द हिल रीजन। तो 1916 में जब कुमाऊं परिषद का गठन किया गया, जो अल्मोड़ा में हुई थी, बेसिकली इसकी जगह प्लेस भी याद रखना, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव, टू सॉल्व द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द हिली रीजन। हिली रीजन की जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना था। In 1916, in addition to the local general reform, a certain political objective were added to this organization goal, ठीक है। इसमें क्या हुआ 1916 में, क्या हुआ, इसके साथ इन्होंने क्या कर दिया, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी जोड़ दिए, ठीक है। इन द provincial election of the 1923 and 1926, the candidate of the Kumaon Parishad Hargovind Ballabh Pant, Mukundi Lal Barrister and the Badridath Pandey badly defeated their counter पार्टीज। जो 1923 और 1926 में जो कुमाऊं परिषद जो थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा अपने उसको डिफीट किया था, अपने जो उनके काउंटर पार्ट थे जिन्होंने इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो इन्होंने बहुत बुरी कदर इन सबको हराया था। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, 1916 का कुमाऊं परिषद, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है 1961 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। वन ऑफ द मेन फाउंडर वाज बद्रीदत्त पांडे एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, आपको इनको भी याद रखना है, ठीक है। 1923 1926 में पहले इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन 1961 के आफ्टर जो 1923 1926 में था, इसमें क्या कर रहा था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या कर रहा था, ऐड कर दिया था, ठीक है। और फिर प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे 1923 1926 के, उसमें कुमाऊं परिषद के जो कैंडिडेट्स थे, इन्होंने अपने काउंटर पार्टी को बहुत ज्यादा बैडली डिफीट किया था, ठीक है। रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, 1961 में पंतनगर यूनिवर्सिटी बनी है गोविंद बल्लभ पंत के, और 1957 में मात्र एक उत्तराखंड के भारत रत्न है जिनको मिला है, वो गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ 1926 में, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। 1926 में कुमाऊं परिषद को मर्ज कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन से ईयर में जो कुमाऊं परिषद थी वो क्या हुई थी, मर्ज हुई थी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1926 में कुमाऊं परिषद को मर्ज कर दिया जाता है, किसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। फिर बात करते हैं इन मई 1938 में, 38 में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ द ब्रिटिश राज के सोर्स से हमें पता चलता है कि जो द नेशनल जनरल कन्वेंशन थी, जो हमने बात की थी 1931 में, ठीक है, जो कन्वेंशन थी हुई थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो एक तो 1931 में हुई थी और एक 1938 में हुई थी। कहाँ पे, श्रीनगर गढ़वाल में, यहाँ पे देखो, जो हमने कल मीम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो द नेशनल जनरल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन श्रीनगर गढ़वाल इन 1938, जो मैंने आपको बता दिया था 5-6 मई को, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फेवर्ड द कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द hill region to have their own decision according to the circumstances as supported movement to enrich their culture। तो यहाँ पे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर कब आए थे, 1938 में आए थे। इन्होंने जनरल कन्वेंशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें भाग लिया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो कॉज ऑफ द मूवमेंट होगा रेजिडेंट हिल का, तो उनको फेवर किया जाता है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपने कल्चर को इनरिच कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू आए थे, ठीक है, और यहीं पे उत्तराखंड की पहली मांग उठी थी। फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि 1940 में क्या हुआ, 1940 में हल्द्वानी कॉन्फ्रेंस होती है। कब होती है, एक हल्द्वानी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें बद्रीदत्त पांडे जी, जिन्होंने क्या किया था 1961 में कुमाऊं परिषद का गठन किया था, वो एक आवाज उठाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं कि उत्तराखंड को एक स्पेशल माउंटेन रीजन होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल स्टेटस फॉर दी माउंटेन रीजन के लिए एक स्टेटस होना चाहिए। फिर आपके आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अनूप प्रसाद बहुगुणा को तो प्रपोज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कुमाऊं एंड गढ़वाल एज अ सेपरेट यूनिट। इन्होंने क्या किया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इन्होंने प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था कि कुमाऊं और गढ़वाल को अलग अलग यूनिट बनाई जाए। तो सबसे पहले आवाज उठानी, देखो सबसे पहले मांग कब उठी, तो 1938 में उठी थी, ठीक है, जो श्रीनगर गढ़वाल का जो आईएनसी का जनरल कन्वेंशन हुआ। लेकिन 1940 में बद्रीदत्त पांडे ने क्या बोला कि उत्तराखंड के लिए, मतलब जो माउंटेन रीजन है उनके लिए एक स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। और वहीं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने क्या बोला, उन्होंने ये कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल को एक सेपरेट यूनिट आपको बनानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1954 में आपका देश आजाद हो गया। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे इंद्र सिंह नयाल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। डिमांडेड द सेपरेट डेवलपमेंट फॉर द हाईलैंड ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश, समय गोविंद बल्लभ पंत है ना, उनसे इन्होंने क्या किया था, एक सेपरेट डेवलपमेंट प्लान की मांग की थी, ठीक है, फॉर द हाईलैंड ऑफ द सेपरेट डेवलपमेंट प्लान की बात की थी, किससे, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन बने थे, गोविंद बल्लभ पंत बने थे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। फिर क्या हुआ था 1955 में, जस्टिस फैजल अली, ठीक है, फैजल अली कमीशन, आपको पता है फैजल अली कमीशन क्या हुई, कब बनी थी, तो ये फैजल अली क्या बनी थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कमिटी बनी थी, किसके लिए, जो स्टेट के वो करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए कमिटी बनी थी 1953 में, ठीक है। तो इन्होंने 1955 में जस्टिस फैजल अली ने भी रिकमेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि फॉर्मेशन ऑफ द हिल रीजन एज अ सेपरेट स्टेट। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक कमिटी बनी थी, ठीक है, स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन, तो वो कब बनी थी, तो 1953 बनी थी। जिसके हेड थे वो कौन थे, फैजल अली थे, ठीक है। किसके कॉन्स्टिट्यूट में बनी थी, तो जेएल नेहरू ने बनाई थी, ठीक है, जेएल नेहरू ने बनाई थी। जिससे ही आपका पता है कि लैंग्वेज बेसिस पे सबसे पहला जो आपका वो बना था, स्टेट बना था, वो कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज भाषा के आधार पर। और इन्होंने ही क्या क्या 1955 में जस्टिस फैजल अली कमीशन जो था उसने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो क्या होना है, फॉर्मेशन ऑफ द हिल रीजन एज अ सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1957, अब हम 1957 में आ गए हैं, ओके। तो इन ईयर 1957, तो जो डिप्टी चेयरमैन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1957 में डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, आपको पता है प्लानिंग कमीशन था हमारा, ठीक है ना, कौन थे, टीटी कृष्णाचारी जो थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया था, क्या किया था, कि स्पेशल अटेंशन इन्होंने दिया था किसको, द इश्यूज ऑफ द हिल रीजन को। क्योंकि हिल रीजन का जो कल्चर है वो क्या है, पूरा अलग होता है, वहाँ की डिमांड और सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं। तो उन्होंने कहा था इसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल अटेंशन बोला था उन्होंने हिल रीजन के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 12 मई 1917 को, 1970 को, उस समय कौन थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने भी क्या किया था, एड्रेस किया था द इश्यूज ऑफ द हिल रीजन एंड एडमिटेड दैट द डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हिल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने भी कहा था जो हिल रीजन है भाई, है ना, उन्होंने कहा था कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट सोली सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा या स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, बट ये दोनों की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 12 मई 1970 को इंदिरा गांधी ने क्या किया था, एड्रेस किया था। 1957 में जो प्लानिंग कमीशन थे टीटी कर्मचारी, उन्होंने भी किया था, इसकी मांग उठाई थी कि भाई जो हिल एरिया है उनके क्या है, इश्यूज वगैरह क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। फिर आता है 24 जुलाई 1979, ठीक है, 24 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। वॉज फाउंडेड इन मसूरी, कब होता है, देखो भाई उत्तराखंड, क्योंकि ये सुन नहीं रहे थे और उत्तराखंड बन नहीं रहा था, तो उत्तराखंड क्रांति दल का क्या होता है, एक संगठन क्या करता है, बनता है कहाँ पे, मसूरी में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फॉर्म द सेपरेट हिल स्टेट, की उत्तराखंड को बनाया जाए, एक अलग सा हिल स्टेट बनाया जाए, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का फाउंडेड होता है मसूरी में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक उत्तराखंड का एक अलग स्टेट बने। फिर 1987 में एट द पार्टी ऑफ द यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल का एक कन्वेंशन होता है इन करण प्रयाग में, ठीक है। करण प्रयाग, द पार्टी लीडर कॉल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड आइसोलेशन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एक कॉल्ड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट एंड आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। इन नवंबर 18, फिर क्या होता है, जून में 1987 में इन्होंने करण प्रयाग में कन्वेंशन किया। फिर नवंबर 1987 में यूकेडी पास अ पार्टी रेजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू हिल स्टेट। फिर ये एक पर्टिकुलरली क्या करते हैं, नवंबर में एक रेजोल्यूशन ही पास कर देते हैं एक नए स्टेट के लिए, इन द
memorandum and the party president also sought to include the Haryana in proposed state। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 19 नवंबर 1987 में यूकेडी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम एक नया स्टेट बनाएंगे अपने कितने अपने मेमोरेंडम में एट द पार्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर होता है थ्रू आउट ऐसी बातें चलती रहती हैं। फिर क्या होता है, फिर 1994 आ जाता है जहां से बहुत ज्यादा मेजर मास मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ द ऑल रीजन पार्टिसिपेट इन द कलेक्टिव मूवमेंट, एक कलेक्टिव मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कलेक्टिव मूवमेंट स्टार्ट होता है जो फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड के लिए कलेक्टिव हो जाता है। सब लोग इसमें क्या करने लगाते हैं, पार्टिसिपेट करने लगाते हैं फॉर द सेपरेट स्टेटहुड। क्योंकि उत्तराखंड का जो है, अगर उत्तर प्रदेश के साथ सेंट्रल प्रोविंस प्रोविंस के साथ हमको जोड़ रहे थे, तो सेंट्रल प्रोविंस के साथ अगर हमको जोड़ रहे थे दोस्तों, तो इससे क्या होगा, उत्तराखंड का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सारे काम जो होंगे, उत्तराखंड के सर्कमस्टांसेस अलग थे, यहाँ का नेचर अलग है, यहाँ की एक्टिविटीज सारी अलग है, तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हो सकता था। तो इस वजह से यहाँ पे सेपरेट स्टेटहुड की एंड रिजर्वेशन की यहाँ पे मांग बहुत ज्यादा उठने लग गई थी 1994 से। ठीक है, और उत्तराखंड मूवमेंट फर्दर इंटेंसिफाइड हुआ, इंटेंसिफाइड इन द फील्ड ऑफ बाय द एंटी उत्तराखंड स्टेटमेंट। जो क्या क्या इन्होंने क्या किया, जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय उत्तर प्रदेश के, मुलायम सिंह यादव, इन्होंने एकदम डायरेक्टली मना कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, एंटी उत्तराखंड की कोई स्टेट नहीं बनेगा। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा और इंटेंसिफाई हो गया 1994 में। ठीक है, और आगे हम मेजर चीजें पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड। अब क्या हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल के जो लीडर थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, फास्ट क्या कर दिया कि जब तक हम अपने मतलब फास्ट अनटू द डेथ, मतलब मृत्यु तक इन्होंने अनशन पे बैठने का कर दिया। ठीक है, असीमित अनशन कर दिया इन्होंने, टू सपोर्ट देयर डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। जो सेपरेट स्टेट था उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, अनशन पे बैठ गए। अनिश्चितकालीन अनशन बोलते हैं इसे। ठीक है, अनिश्चितकालीन अनशन के लिए, या फिर जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक अनशन के लिए बैठ चुके थे। एंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टक वर्क फॉर द 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए यहाँ पे हुआ। उत्तराखंड मूवमेंट गॉट द मोर इंटेंसिफाइड विद द ब्लॉकलेट एंड द कन्फ्रंटेशन विद पुलिस। अब क्या हुआ, इनके साथ में पुलिस के साथ भी इनकी झड़प होने लग गई थी, और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये क्या क्या पुलिस ने किया था। तो उत्तराखंड एक्टिविस्ट इन मसूरी एंड खटिया वर शॉट डाउन बाय द पुलिस। पुलिस ने क्या करते, जो यहाँ पे एक्टिविस्ट थे ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार दिया। जिससे क्या हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, और मेजर प्रोटेस्ट हो गया। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संयुक्त मोर्चा ऑन 2 अक्टूबर 1994, दिस इज अ मेजर क्रूशियल इवेंट विच वाज हैपन। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1994 को संयुक्त मोर्चा, द मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड द प्रोटेस्ट फॉर द सपोर्ट ऑफ द हिस्ट्री टुक प्लेस इन द नेशनल कैपिटल इन दिल्ली। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली में कर दिया संयुक्त मोर्चा ने 2090 सॉरी 2000 2 अक्टूबर ऑफ 1994 को। आफ्टर दैट क्या हुआ, जैसे ही ये दिल्ली के लिए मार्च कर रहे थे, है ना, थाउजेंड ऑफ द उत्तराखंड एक्टिविटीज मार्च टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल। जब ये संयुक्त मोर्चा द्वारा क्या किया गया था, 2 अक्टूबर 1994 को एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, प्रोटेस्ट किया कि दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसे ही थाउजेंड जो पीपल्स थे उत्तराखंड के एंड एक्टिविस्ट थे, दे वर गोइंग टू द पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये क्या करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, पीसफुली टेकिंग पार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन नियर रामपुर तिहा क्रॉसिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ही ये रामपुर तिहारा क्रॉसिंग मुजफ्फरनगर के पास पहुंचते हैं, है ना, इनको टॉर्चर किया जाता है एंड दे इन पे ओपनली फायर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट और क्या होते हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स जो थे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं विदाउट एनी वार्निंग प्रायर टू द पुलिसमैन वर आल्सो एलिज्ड फॉर द इंसिडेंट बिहेवियर एंड रेप्स विद द ह्यूमन एक्टिविस्ट। ठीक है, यहाँ पे पुलिस पे बहुत ज्यादा उठा था कि यहाँ पे रेप्स हुए हैं, और बहुत ज्यादा पुलिस पे क्या हुई थी, क्या एलिगेशंस लगे थे, देयर द पुलिस वर मतलब एलिज्ड, उन पे क्या होता है, एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, एक रूड बिहेवियर किया है एंड रेप किया है ह्यूमंस के साथ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एंड पार्टीज वर किल्ड इन द ओपन फायर। ठीक है, लास्ट में आपको ध्यान रखना है, सत्या पोखरियाल। सत्या पोखरियाल वाज द लीडर थे ये। ठीक है, हु लीड्स ऑल द पीपल फ्रॉम मिस हैपनिंग अदर आंदोलनकारी। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, जो पीपल थे जिनके साथ क्या हुआ थे, मिस हैपनिंग करने के लिए और आंदोलनकारी के लिए हेल्प करने के लिए। ठीक है, अदर पीपल आर सोल्ड द ब्रेवरी, सेवरल पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर इंजर्ड एंड दिस मिस एडवेंचर बाय द पुलिस एडल्ट फ्यूल। और क्या हुआ कि ये पुलिस के जो एक्शंस थे कि ओपन फायर करना, टॉर्चर करना, रूड बिहेवियर करना, रेप्स, दे वर आल्सो एल्गलिज्ड, है ना, इन पे एलिगेशंस लगे कि इन्होंने रेप किया है। तो इस तरह के जो थे इनके क्या हुआ, ये और ज्यादा आग बुबूला कर गया उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट के लिए। ठीक है, एंड नाउ यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी बहुत ज्यादा क्या,
इंटेंसिफाई उत्तराखंड के लिए मूवमेंट, ठीक है। तो ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द 3 अक्टूबर 1994, द प्रोटेस्ट्स वर कॉल्ड ऑफ, इसको हटा लिया गया, एंड फॉर द डिमोलिशन ऑफ द फायर एंड सेवरल डेथ्स ओवर द रीजन। तो जो प्रोटेस्ट था उसको क्या कहते हैं, उस समय कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायरिंग में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और ऑल ओवर द रीजन। फिर क्या होता है इन मार्च 1994 अगेन, ठीक है। अब बात करते हैं द उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह हैव डिसाइडेड, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। मुलायम सिंह ने क्या किया, डिड इम्प्लीमेंट ऑफ द मंडल कमीशन। आपको पता है मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन ने 1990 में एक रिपोर्ट दी थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 1990 में ओबीसी के लिए मंडल कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी कि अगर भारत में अगर आपको चाहिए तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और यहाँ से रिजर्वेशन मिलता है 27% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और 90 इसके बाद 93 आया था, 93 आपका अमेंडमेंट हुआ था, उसमें स्कूलों में भी देने के लिए कहा था, ठीक है। स्कूलों के लिए पहले तो रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स मिले थे, बाद में 93 अमेंडमेंट के कारण ओबीसी को किसमें मिला था, आपको स्कूलों में भी एडमिशन के लिए इनमें वो कहा गया था, ठीक है। इन स्कूल्स एंड द कॉलेज सोशली इक्वल, ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप जानते हो 124 आर्टिकल लगा था, ठीक है। ये वाला बैकवर्ड क्लास ओबीसी वाला है। हिल हैड नाइजल में ओबीसी, और जो हिल में थे वो ओबीसी पॉपुलेशन थे ही नहीं, 2.5%, ठीक है। रिजर्विंग द सीट ऑफ द ओबीसी मेंट ऑल द और गवर्नमेंट सीट गोइंग टू द प्लान्स। आप ये देख सकते हो कि ओबीसी कमेंट लगा था, मंडल कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें हिल एरियाज में कोई भी क्या थे, नाइलिजिबल ओबीसी रखे गए थे, ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ 2.5%, जो टोटल पॉपुलेशन थी हिल एरिया की उसको सिर्फ 2.5% को ओबी का रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, एक और स्टेट हुड के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, और फ्यूल पड़ता गया, ठीक है। जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने बोला 27% का रिजर्वेशन देना ओबीसी को, तो मुलायम सिंह ने किया क्या, जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड के हिल एरिया से हमें ओबीसी का आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन मुलायम सिंह ने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 2.5% का क्या दिया, रिजर्वेशन दिया, जो कि गलत था। तो इसमें क्या हुआ, फ्यूल हुआ, एड टू द फ्यूल टू द स्टेटहुड मूवमेंट प्रोटेस्ट को दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 अक्टूबर को फिर से, जब 2 अक्टूबर हो गया था, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 3 अक्टूबर को कॉल्ड ऑफ कर ली गई थी, और फिर आपकी आती है 7 अक्टूबर 1994 को, द फीमेल एक्टिविस्ट डाइड आफ्टर द ब्रूटल अटैक बाय पुलिस इन देहरादून। फिर देहरादून की पुलिस क्या करती है, इन देहरादून में जो फीमेल एक्टिविस्ट थी उसको वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, 19 उसको क्या होता है, डाइड हो जाती है 7 अक्टूबर 94। शी वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रामपुर तिहार, जो 2 अक्टूबर को हुआ था ना, 2 अक्टूबर 1994 को आपका क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को आपका क्या हुआ था दोस्तों, जो आपका रामपुर तिराहा क्या हुआ था, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट में ओपन फायरिंग कर दी थी पुलिस ने, है ना। तो 7 अक्टूबर 1994 को एक फीमेल जो क्या कहती प्रोटेस्ट कर रही थी उसी रामपुरा तिराहा के अगेंस्ट, फायरिंग के अगेंस्ट क्या कर रही थी, देहरादून में कर रही थी, और पुलिस उस पर भी अटैक कर दी थी और उसकी डेथ हो जाती है, जो कि फिर से एक बहुत ज्यादा क्या करती है, मास प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई कर देती है, ठीक है। फिर 15 अक्टूबर को क्या होता है, कर्फ्यू लग जाता है देहरादून में, क्योंकि मास प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इसमें क्या होता है, फिर से एक एक्टिविस्ट की क्या हो जाती है, जान चल जाती है। फिर 27 अक्टूबर 1994 को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, आपको याद है, राजेश पायलट, ठीक है, जिनके बेटे हैं सचिन पायलट, ठीक है। राजेश पायलट हेल्ड अ टॉक विद स्टेटहुड एक्टिविस्टों के साथ ये बात करते हैं एट श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल। ये श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में एक जगह है, वहां पे है, ठीक है। एंड सेवरल एक्टिविस्ट वर किल्ड इन द ब्रूटल अटैक बाय द पुलिस, ठीक है। और इसी में क्या होता है, जब ये राजेश पायलट क्या करते हैं, स्टेटहुड एक्टिविस्ट की बात करते हैं, उसी समय इन मीन वाइल सीएन थॉमस जो बहुत सारे एक्टिविस्ट थे वो क्या हो जाते हैं, ब्रूटल अटैक में पुलिस द्वारा मर जाते हैं, ठीक है। फिर अगेन प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। 15 अगस्त 1996 प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा थे हमारे, अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द, और ये फाइनली कह देते हैं कि हम क्या करेंगे, एक उत्तरांचल स्टेट बनाएंगे एट द रेड फोर्ट दिल्ली। ये 15 अगस्त 1996 को उत्तरांचल कह देते हैं कि ये क्या करेंगे, उत्तरांचल बनाएंगे एक स्टेट ऑन द 15 अगस्त 1996। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा थे। फिर 1998 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट, आपको पता है, ठीक है, जो क्या करती है, इन द सेंटर सेंट उत्तरांचल बिल टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, ये क्या करती है, भेज देती है, एक बिल भेज देती है जिसे बोलते हैं उत्तरांचल बिल, थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भेज सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें देखेंगे।
तो ये क्या करती है, सीधे सेंटर उत्तरांचल बिल भेज देती है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो ये कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें विद 26 अमेंडमेंट द उत्तरांचल बिल वाज पास्ड बाय द उत्तर प्रदेश असेंबली। और जब ये बिल आता है उत्तर प्रदेश असेंबली के पास, तो उसमें 26 अमेंडमेंट करके, ठीक है, सेंड बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस भेज दिया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द 27th of July 2000 को प्रेजेंटेड द उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। रीऑर्गेनाइजेशन बिल आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा बिल आया था, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया में आ जाता है। इट वाज पास्ड लोकसभा ऑन 1 अगस्त 2000, ठीक है, और राज्यसभा से ये 10 अगस्त को पास हो जाता है। और प्रेसिडेंट इस पे उस समय प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के.आर. नारायण थे हमारे उस समय, ठीक है। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, के.आर. नारायण थे आपके जो, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया था उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल को ऑन 28 ऑफ अगस्त। ये डेट है, आपको याद रखनी है कि लोकसभा से 1 अगस्त को पास हुआ था, राज्यसभा से 10 अगस्त को पास हुआ था, और जो प्रेसिडेंट ने उस पर क्या कर दिया, सिग्नेटरी करके इसको बिल को क्या कर दिया था, एक्ट बना दिया था, वो 28 अगस्त 2000 को क्या कर दिया था, बना दिया था, ठीक है। टर्न टू द एक्ट, आपको पता है बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा ऑन द प्रेसिडेंट कंसेंट। प्रेसिडेंट उसमें अगर कंसेंट कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, तो बन जाएगा। और वो एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ, 9 नवंबर 2000 को क्या हो गया, न्यू स्टेट उत्तरांचल क्या हो गया, केम इनटू द एग्जिस्टेंस एज अ 27th स्टेट ऑफ द इंडिया एंड नोन एज अ उत्तराखंड। कब, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम आ गया, ठीक है। इसमें भी इसी तरह अगर नाम चेंज करना है तो आर्टिकल 3(4) का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले जो आपकी स्टेट रहेगी वो भेजेगी, तो 2000, ये हम बाद में बात करेंगे कैसा नाम चेंज हुआ, बट 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी बीच क्या हुए, बहुत सारे मास मूवमेंट हुए, मास मूवमेंट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे कि क्या किया हुआ फॉर्मेशन के टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करें, सो मुझे पता चल सके कि मेरा कंटेंट सही है और आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं और मैं इसी तरह और वीडियो लेके आऊँ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।